बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने मैयर फेज़ शुरू किया था और उसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे कि मैयर फेज़ में आप सबसे पहले मैयर्स डिराइव कैसे करते हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके लिए सैम्पलिंग वगैरह किस तरह से की जाती है, और फिर आपके पास जब डेटा आ जाता है तो उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से आप किस तरह प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो फिर हम प्रोसेस की अपनी परफॉर्मेंस मैयर करने की बारी आती है कि अब हम देखें कि हमारे प्रोसेस की करंट परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, जहां से हमने इसे इम्प्रूव करना है। देखें, परफॉर्मेंस से मुराद क्या होती है, यानी देखें, आप समझते हैं कि आप कहते हैं जी, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि हम इतने ऑर्डर्स बनाते हैं और उसमें से इतने रिजेक्ट हो जाते हैं, या हमने इतनी गेंदें बनाई, 100 गेंदें बनाई और उनमें से 3 स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि जी अच्छा, ये आपके प्रोसेस की करंट परफॉर्मेंस ये है, तो इससे आपने इम्प्रूव करना है। हाउएवर, ये एक बहुत ही सिंपल मीट्रिक मैंने आपको बताया कि 100 गेंदें बनाई हैं तो उनमें से इतना। इससे ज़्यादा पेचीदा होते हैं परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट दो वजूहात से। एक ये कि डिफेक्ट का मामला सिंपल नहीं होता, दूसरी बात यह कि जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी हर एक के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी हमने अकाउंट करना होता है। इसलिए हमें इस तरह के बिल्कुल एक सिंगल मैट्रिक के बजाय ज़्यादा इससे सोफिस्टिकेटेड मैट्रिक्स की, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए। उनकी हम यहाँ बात करेंगे। तो प्रोसेस की परफॉर्मेंस मैयर करने का, यानी जो जो जैसे मैंने कहा था, एक सिंपलेस्ट तरीक़ेकार ये है, जो मैट्रिक है वो है डिफेक्ट पर यूनिट, या जिसे हम DPU कहते हैं। ये सिंपली किस तरह से होता है, is the number of defects in a sample divided by number of units sampled। ठीक है, अभी हम आप इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज कर लें आप एक प्रिंटिंग का बिजनेस कर रहे हैं और आप कस्टम स्टेशनरी ऑर्डर्स देते हैं, यानी आपको कोई देता है जी कि अच्छा, इसके ऊपर हमें इस तरह के नोटबुक्स बना दें जिसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, हर ऑर्डर जो आप एक बनाते हैं उसको आप एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर से IQTM ने या पंजाब यूनिवर्सिटी ने या किसी भी इंस्टीट्यूट ने आपको 100 नोटबुक्स का ऑर्डर दिया और आपने वो 100 नोटबुक्स बनाई, तो वो एक यूनिट है आपका। ठीक है, 50 orders randomly selected and inspected 50 orders are randomly selected and inspected and the following defects are found। तो आपने अपने जो पिछले बहुत सारे ऑर्डर्स बनाए हैं, जो प्रोवाइड किए हैं, जो डिलीवर किए हैं, उनमें से रेंडमली आपने 50 उठाए, या जो इस वक्त आपके पास बने हुए हैं, रेडी हैं ऑर्डर, वो आपने 50 उठाए और उनको इंस्पेक्ट किया। तो पता ये चला कि आपके 2 ऑर्डर्स इनकम्प्लीट थे। वो जो 50 आपने सैंपल लिया है, हो सकता है कि आपके एक्चुअल ऑर्डर्स जो हैं वो 1000 हुए हैं, आपने उसमें से सिर्फ 50 का सैंपल लिया है, तो उन 50 में से 2 इनकम्प्लीट थे। ठीक हो गया। 1 ऑर्डर इज बोथ डैमेज्ड एंड इनकरेक्ट। एक ऑर्डर ऐसा है जिसके अंदर 2 डिफेक्ट्स हैं, यानी एक तो वो डैमेज्ड है, दूसरा वो इनकरेक्ट है, यानी अगर उसके ऊपर IQTM लिखना था तो ITQM लिखा गया। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। और 3 ऑर्डर्स हैव टाइपोज। सॉरी, इनकरेक्ट से मुराद यहाँ पे ये होगी कि जिस स्पेसिफिकेशन की, मिसाल के तौर पर जिस डायमेंशन की नोटबुक मांगी गई थी वो उसमें नहीं दी गई, और
तीसरी किस्म का एक डिफेक्ट 3 ऑर्डर्स में ये था कि उसमें टाइपोज थी। 3 ऑर्डर्स में आपकी टाइपोज है। अगेन जरा दोबारा समझे, आपने 50 ऑर्डर रैंडमली सेलेक्ट किए, उनमें से 2 इनकम्प्लीट थे, यानी अगर 100 नोटबुक्स मांगी गई थी तो उसमें 90 थी, 95 थी, 100 पूरी नहीं थी। एक ऑर्डर ऐसा था जो इनकम्प्लीट भी था, सॉरी इनकरेक्ट भी था और डैमेज्ड भी था। यानी एक तो वो उसमें अगर कोई नोटबुक डाली गई थी तो वो फटी हुई थी, दूसरा ये कि वो इनकरेक्ट था कि उसकी जिस डायमेंशन की नोटबुक मांगी गई थी वो नहीं थी। जबकि 3 ऑर्डर्स ऐसे थे जिनमें टाइपोज थी। तो ये कुल मिला के कितने डिफेक्ट्स हो गए? 2 इनकम्प्लीट, एक ऑर्डर में 2 डिफेक्ट्स हैं, ये 2 4 हो गए, और 3 में टाइपोज थी, 7 डिफेक्ट आपके निकले हैं। 6 of the orders have problem and there are total of 7 defects out of 50 orders sampled। अब यहाँ पर एक चीज समझे, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको। डिफेक्ट और डिफेक्टिव 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक शर्ट लेते हैं, तो अगर वो शर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूरी शर्ट डिफेक्टिव है, दैट इज डिफेक्टिव। तो आपने फर्ज कर लें जाके 5 शर्टें ली, उनमें से एक शर्ट जो थी वो खराब निकली, तो डिफेक्टिव आइटम कितने हैं? 1, ठीक है। लेकिन एक ही आइटम में, एक डिफेक्टिव आइटम में 1 से ज्यादा डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी वो शर्ट जो आपकी खराब निकली उसमें 2 प्रॉब्लम थे, एक तो बटन सही नहीं लगे हुए थे, दूसरा उसका कलर ठीक नहीं था, ठीक है। तो डिफेक्टिव आइटम तो 1 ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं? 2, ठीक है। ये डिफेक्ट और डिफेक्टिव को जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा। डिफेक्टिव पूरा एक यूनिट होता है, और एक डिफेक्टिव आइटम में एक से ज्यादा डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस केस में भी क्या है, हमारे डिफेक्टिव ऑर्डर्स कितने हैं? 2 ये, 1 ये, 3 और 3 ये, 6 डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। लेकिन डिफेक्ट्स कितने हैं? 7। क्यों? कि इन 2 में और इन 3 में तो एक डिफेक्ट है। ये एक जो छठा ऑर्डर है इसके अंदर 2 डिफेक्ट्स हैं, तो हमारे पास 7 डिफेक्ट्स और 6 डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, ठीक है। तो डीपीयू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितने आपके डिफेक्ट्स निकले हैं बटा जितने आपने, डिवाइडेड बाय जितने आपने यूनिट सेलेक्ट किए थे। 7 आपके डिफेक्ट निकले हैं और 50 आपने यूनिट सेलेक्ट किए थे, तो 7/50 दैट इज 0.14, ठीक है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि ऑन एवरेज दिस इज योर क्वालिटी लेवल एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑन एवरेज कंटेन्स दिस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। यानी अगर आप एवरेज में कहें तो हमारे हर ऑर्डर में तकरीबन 0.14 डिफेक्ट्स मौजूद होंगे। 0.14 डिफेक्ट डज नॉट मेक सेंस, डिफेक्ट भी या तो एक पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये एवरेज की उसके लिए समझने की हमें मदद देता है, ठीक है। तो डिफेक्ट पर यूनिट क्या है? डिफेक्ट पर यूनिट क्या चीज है जी? कि आपके जितने डिफेक्ट्स निकले हैं। हाउएवर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि यहाँ आपने काउंट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स करने हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं करने। डिफेक्ट्स जितने निकले हैं डिवाइडेड बाय जितना आपका सैंपल था, जितना आपने इंस्पेक्ट किया है, तो ये क्या बन गया जी? आपका डिफेक्ट पर यूनिट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज है डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी। डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी जो है ये DPO एक और मैट्रिक है, ठीक है। ये उससे एक ज्यादा एडवांस्ड मैट्रिक है। ये किस तरह से है, ये कैसे मालूम किया जाता है? डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी इज द नंबर ऑफ डिफेक्ट इन अ सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट
अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पर वही एग्जाम्पल है, आपके पास 50 ऑर्डर थे, आपने सेलेक्ट किए, उनमें से 6 ऑर्डर्स डिफेक्टिव निकले, उनमें 7 डिफेक्ट थे। लेकिन आप ये देखें कि हर ऑर्डर में 4 अपॉर्चुनिटीज थी डिफेक्ट होने की। या तो ऑर्डर इनकरेक्ट हो सकता था, या उसमें टाइपो हो सकती थी, या वो डैमेज्ड हो सकता था, या इनकम्प्लीट हो सकता था। यानी हर ऑर्डर में 4 अपॉर्चुनिटीज थी डिफेक्ट की। यानी मैक्सिमम एक ऑर्डर में अगर हमारे सारे ऑर्डर्स में सब डिफेक्ट्स मौजूद होते तो एक ऑर्डर में 4 डिफेक्ट्स मौजूद हो सकते थे। तो ये क्या थी? 4 डिफेक्ट अपॉर्चुनिटीज थी पर ऑर्डर या यूनिट। ठीक है। अच्छा, जबकि उसमें से निकले कितने टोटल? 7 डिफेक्ट्स। ठीक है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको आप इस तरह से करते हैं कि आपके जितने यूनिट थे, 50 यूनिट थे, 50 ऑर्डर आपने सेलेक्ट किए, हर ऑर्डर में कितनी अपॉर्चुनिटीज थी डिफेक्ट की? 4। यानी 50 ऑर्डर्स में कितने डिफेक्ट्स मैक्सिमम हो सकते थे? जितनी अपॉर्चुनिटीज थी 50 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि एक ऑर्डर में 4 डिफेक्ट हो सकते थे, तो 50 ऑर्डर्स में कितने हो सकते थे? मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 200। एक्चुअली कितने निकले डिफेक्ट? 7। यानी 200 डिफेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी थी और उसमें से एक्चुअल डिफेक्ट्स कितने निकले? 7। तो 7 डिवाइडेड बाई 200 दैट इज इक्वल टू 0.035। ये हो गया जी आपका डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी जो है उसमें आप क्या कर रहे थे? डिफेक्ट पर यूनिट में आप सिर्फ यूनिट से डिवाइड कर रहे थे, जबकि डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी में क्या कर रहे थे? आप यूनिट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं जितनी एक यूनिट में डिफेक्ट की अपॉर्चुनिटीज थी। ठीक है। फिर आप नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को उस नए नंबर के साथ आप डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। जिस तरह से हम क्या करते हैं कि हम ना किसी चीज को परसेंटेज में बयान कर देते हैं ना, परसेंटेज में, कि जी अच्छा अगर 20 ऑर्डर्स में से 2 निकले हैं तो परसेंटेज टर्म्स में कितने आए। इस तरह से चूंकि हम इसमें कन्वेंशन ये है कि हम देख लेते हैं कि अच्छा अगर हमारे पास 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज होती तो उनमें कितने डिफेक्ट्स हमने करने थे। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आपका जो डीपीओ निकला है, डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी, उसको आप 10 लाख के साथ, जो कि 1 मिलियन होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ये वही चीज है। डीपीओ हमारा कितना निकला था? 0.035। यानी हमारे ये डीपीओ एक अपॉर्चुनिटी में हमारा ये डिफेक्ट था। डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी में अगर हमारा इतने डिफेक्ट निकले थे 0.035, तो 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज में से कितने डिफेक्ट निकलेंगे? आप सिंपली इसको 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने बनेंगे? 35,000। ठीक है। If your process remains at the defect rate over the time it takes to produce 100,000 orders, it will generate 35,000 defects. अच्छा, इसमें करने का देखें एक और मिसाल भी इसमें जो है ना फायदा है, वो ये है कि देखें आपको वो जो चीज, वो जो नंबर डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ा सा नजर आ रहा था, इसको जब आप मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें कि 1 मिलियन में 35,000 आपके डिफेक्ट्स निकलेंगे। यहाँ पे ये बड़ा छोटा सा नजर आ रहा था नंबर, लेकिन इसको जब आपने मिलियन के साथ किया तो फिर आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम इतना छोटा भी नहीं है। 1 मिलियन में आपके 35,000 डिफेक्ट्स निकलेंगे। अच्छा, अब ये इस यहीं से एक और चीज समझ लें।
सिक्स सिग्मा में हमारा टारगेट ये होता है कि 1 मिलियन में ज़्यादा से ज़्यादा 3.4 डिफेक्ट्स निकले। ये 35,000 हैं, जबकि सिक्स सिग्मा में टारगेट ये होता है कि 1 मिलियन में मैक्सिमम 3.4 डिफेक्ट्स निकले। ठीक है, तो ये अभी भी यानी प्रोसेस हमारे हिसाब से इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। हम इसको 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ में 3.4 डिफेक्ट्स पे लाना चाहते हैं। ये आइडियल है हमारा सिक्स सिग्मा में, जबकि अभी इसमें 35,000 डिफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें हो गई, एक डिफेक्ट पर यूनिट, सॉरी 3 चीज़ें हो गई, एक डिफेक्ट पर यूनिट, एक डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी, और तीसरा डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, या जिसको आप DPMO कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस के कुछ और भी मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें से एक यील्ड है। ठीक है जी, यील्ड इन सिक्स सिग्मा इज अ क्लासिकल प्रोसेस परफॉर्मेंस एस्टिमेट। कैलकुलेट यील्ड बाय यूजिंग इक्वेशन yield is equal to output over input, output over input, in other words। ठीक है, क्या है इन अदर वर्ड्स, आपका क्या है 100% माइनस स्क्रैप रेट। 100% माइनस स्क्रैप रेट ये किस तरह से होता है कि देखें, अगर आपका जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट हो तो कितनी आएगी 100। ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट, जितना ये उससे कम होता है आउटपुट इनपुट के मुकाबले में, वो स्क्रैप में चला जाता है। तो 100 माइनस स्क्रैप रेट, ठीक है, या आउटपुट ओवर इनपुट, ये यील्ड का है। इसकी भी एग्जांपल से देख लेते हैं। 20 पार्ट्स विद क्रिटिकल एरर इन रैंडम सैंपल ऑफ 400 पार्ट्स, स्क्रैप रेट कितना है जी? आपने 400 पार्ट्स का एक सैंपल लिया, उसमें से 20 पार्ट्स जो थे वो डिफेक्टिव निकल आए, क्रिटिकल एरर्स। ठीक है, तो स्क्रैप को वो स्क्रैप हो गए, वो कितने होंगे जी? 20/400 इंटू 100% आएंगे 5%। ठीक है, तो यील्ड कितनी होगी? 100% माइनस स्क्रैप रेट, 100 माइनस 5%, 95%। ठीक है, यील्ड सिंपली क्या है, आप 100% में से अपना स्क्रैप रेट माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में आपने 400 पार्ट सेलेक्ट किए सैंपल में, उनमें से 20 में प्रॉब्लम था, तो आपका स्क्रैप रेट कितना है? 20/400, ये आपका स्क्रैप रेट है। इसको आपने परसेंटेज में किया तो कितना बना? 5%। ठीक है, यील्ड आपकी कितनी है जी? 100% में से जो स्क्रैप रेट है 5% वो निकाल दें, यानी इसका मतलब है बाकी सही क्वालिटी की चीज बनी है, विच इज 95%, और ये इसे हम क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। ठीक है, हाउएवर जो यील्ड है वो उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो नहीं मिलती, इसलिए हम कुछ और तरह की यील्ड की भी यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं थ्रूपुट यील्ड। ठीक है, थ्रूपुट यील्ड इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिफेक्ट्स पर यूनिट। As such, it provides more information than classic yield metric, which considers the number of defective units rather than total number of defects occurring on those units. ठीक है, यानी ये वही वाला मसला है। देखें, यील्ड में आपने क्या किया कि आपके 20 पार्ट्स निकले थे ना डिफेक्टिव, आप डिफेक्टिव को कंसिडर कर रहे हैं, उसमें आप डिफेक्ट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप डिफेक्ट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिफेक्टिव यूनिट्स को अगर एक यूनिट में एक से ज्यादा डिफेक्ट्स हैं तो आप उसको एक ही गिन रहे हैं, क्योंकि आप यूनिट्स को गिन रहे हैं। जो थ्रूपुट यील्ड है उसमें आप डिफेक्टिव यूनिट्स को नहीं बल्कि डिफेक्ट्स को गिनकर उसको शामिल करते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं। फाइंड 60
critical 60 errors for 6 critical characteristics and 20 orders in a random sample of 400 orders। ठीक है, ये देखें वही वाली चीज है, आपने 400 ऑर्डर्स लिए, ठीक है, उनमें से 20 ऑर्डर्स डिफेक्टिव निकले, 20 ऑर्डर्स जो थे वो डिफेक्टिव निकले। ये जो आप पिछले यील्ड वाली सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने क्या किया था, बस सिंपली 20 को 40 के साथ हमने डिवाइड 400 के साथ डिवाइड करके परसेंटेज निकाली थी। लेकिन इन 20 ऑर्डर्स में 60 एरर्स थे, यानी डिफेक्टिव आइटम्स तो 20 थे लेकिन डिफेक्ट्स 60 थे। ठीक है, तो इससे फिर हम थ्रूपुट यील्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे देखें डिफेक्ट पर यूनिट है 60 डिफेक्ट ओवर 400 यूनिट्स, दैट इज 0.15 विच इज 15%। और थ्रूपुट यील्ड आपकी कितनी होगी, 1 माइनस टीपीयू, दैट इज 1 माइनस 1.15, दैट इज 85%। ठीक है, अच्छा ये देखें जब हमने यील्ड निकाली थी तो वो 95% आ रही थी। ठीक है, जब हमने थ्रूपुट यील्ड निकाली है तो इसमें क्या हो रहा है जी, इसके अंदर क्या 85% आ रही है, यानी कम हो गई है। ठीक है, अच्छा इसका फायदा क्या है, देखें इसका फायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो यील्ड होती है वो आपको सिर्फ फाइनल डिफेक्टिव आइटम्स गिनकर उसका देती है। अब ये जो आप डिफेक्ट्स कर रहे हैं, जो इतने सारे प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को नहीं गिनती। और अगर आपने कुछ डिफेक्ट्स किए हैं और आपने उनको रीवर्क कर लिया है तो आपकी जो फाइनल यील्ड आएगी वो तो बड़ी ठीक आपको नजर आ रही होगी, लेकिन दरमियान में आपने बड़ा सारा रीवर्क किया है, क्योंकि स्क्रैप में रीवर्क नहीं जाएगा जो कि आप यील्ड में इस्तेमाल करते हैं। तो ये थ्रूपुट यील्ड आपको ये भी बताती है कि आपका कितना सारा आप डिफेक्ट्स कितने करते हैं, जिनमें से कुछ आपको रीवर्क करने पड़ते हैं, रीवर्क पर टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये एक ज्यादा आप समझ लें इंफॉर्मेटिव मेजर है यील्ड। ठीक है, या मैट्रिक का। उसके बाद एक चीज है रोल्ड थ्रूपुट यील्ड। रोल्ड थ्रूपुट यील्ड सिंपली क्या है, रोल्ड थ्रूपुट यील्ड ये होती है कि अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेसेस हैं तो आप हर एक की थ्रूपुट यील्ड को अगले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर 6 पॉसिबल क्रिटिकल टू क्वालिटी स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस अ कस्टमर ऑर्डर with throughput yields of 99.97, 99.95%, 95%, 89%, 92%, 94%। 6 स्टेप्स हैं प्रोसेस के। पहले स्टेप की इतनी है और दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, चौथे की इतनी है, तो ओवरऑल प्रोसेस की टोटल थ्रूपुट यील्ड कितनी हो गई, उसे हम रोल्ड थ्रूपुट यील्ड कहते हैं और उसको YRT से जाहिर करते हैं। और उसका क्या फार्मूला है कि आप इन सब स्टेप्स की जो थ्रूपुट यील्ड होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आप देखें, जब आपने ये देखें आपको इंडिविजुअली कितनी नजर आ रही थी, 99, 99, 95, 89, यानी मिनिमम 89 थी। जब आपने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये आई है 72%, 72%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस में आप बहुत थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहे हैं तो वो पूरा जब जाके उन सारे स्टेप्स को मिलाकर देखते हैं तो वो काफ़ी सारी गलतियां होती हैं। तो रोल्ड थ्रूपुट यील्ड आपको ये इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है कि हर स्टेप की या हर सब प्रोसेस की आप थ्रूपुट यील्ड कैलकुलेट करते हैं और फिर उन सब स्टेप्स की थ्रूपुट यील्ड को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ओके फाइन। तो ये हमारे पास 3 मेजर्स हो गए, यील्ड, थ्रूपुट यील्ड
और रोल्ड थ्रूपुट यील्ड। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन हम चूंकि ये 6 सिग्मा है तो हम सिग्मा की टर्म्स में भी बयान करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा टारगेट ये है कि हमारा प्रोसेस 6 सिग्मा पर ऑपरेट कर रहा हो, यानी उसके 6 सिग्मा जो हमारी कस्टमर की प्रोवाइडेड स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर हो। ठीक है, तो इसलिए जब ये सब कुछ आप कैलकुलेट कर लें तो फिर ये भी होता है कि हम उसका सिग्मा लेवल भी कैलकुलेट करके देखें। तो सिग्मा लेवल कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। या तो इस तरह से टेबल बने हुए होते हैं जिनमें यील्ड और डीपीएमओ के साथ आप देख सकते हैं कि आपका करंट प्रोसेस का सिग्मा लेवल क्या है, और दूसरा आप एक फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है जी? यील्ड अगर आपके पास दी हुई हो तो उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग सिग्मा लेवल आप देख सकते हैं इसमें से। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने जो ऊपर एक कैलकुलेट किया था उसमें डीपीएमओ कितना आया था, दैट वाज 35,000। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो 35,900 जो है उसका कोरेस्पॉन्डिंग सिग्मा लेवल सिर्फ 3.3 है। ठीक है, जबकि जब 6 सिग्मा पर हम जाएंगे तो वहां पे डीपीएमओ कितना होगा, सिर्फ 3.4 होगा। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि हमने यहां पर लेकर आना है कि हम 1 मिलियन अगर यानी अपने सिग्मा को लेवल को 6 पर लेके आना है, या दूसरी टर्म्स में हम ये चाहते हैं कि हमारा डीपीएमओ सिर्फ 3.4 रह जाए, या फिर हम यूं कहेंगे कि हमारी चाहते हैं कि हमारी यील्ड 99.99966% हो जाए। ठीक है, तो एक ये तरीका है, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आप एक्सेल में फार्मूले के जरिए से कर सकते हैं। ये फार्मूला है ABS नामसिन 1 - TPO + 1.5। ठीक है, ये फार्मूले के जरिए से आप DPO से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे प्रोसेस के कुछ मैट्रिक्स, प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मालूम करने वाले, और ये बड़े ज़रूरी होते हैं। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो यहाँ आप मेजर फेज में ये आप अपनी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर जब आप ये सारे के सारे आप इस प्रोसेस को आगे एनालाइज करने के बाद इम्प्रूव कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे कि पहले क्या था, अब कितना हो गया, पहले सिग्मा लेवल क्या था, और इम्प्रूवमेंट के बाद अब हमने कितना किया, ताकि पता चले इम्प्रूवमेंट हुई भी है कि नहीं हुई। ठीक है, पहले डीपीओ क्या था, पहले डीपीएमओ क्या था, पहले डीपीयू क्या था, पहले यील्ड कितनी थी, थ्रूपुट यील्ड कितनी थी, रोल थ्रूपुट यील्ड कितनी थी, और इम्प्रूवमेंट के बाद कितनी हो गई है, ताकि पता चले कि वाकई कोई इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से सम अप कर देता हूँ। इसकी जो हमने 7 मैट्रिक्स पढ़े हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला DPU है, डिफेक्ट पर यूनिट। ठीक है, आप अपने सैंपल में टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कैलकुलेट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ यूनिट के साथ डिवाइड कर देते हैं। दूसरा क्या है, डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटीज, जिसमें आप पहले ये देखते हैं कि एक यूनिट में डिफेक्ट की कितनी अपॉर्चुनिटीज थी, फिर आपके सैंपल में जितने यूनिट हैं उसके साथ उस अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जितने एक्चुअल डिफेक्ट आए हैं उसके साथ उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, डीपीएमओ जो है वो डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है, तो आपका जो डिफेक्ट पर अपॉर्चुनिटी आया आप उसको 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अगर आपके पास 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज हों तो आप कितने डिफेक्ट्स पैदा करेंगे। ठीक है, उसके बाद यील्ड है। यील्ड सिंपली आप क्या करते हैं कि 100% में से अपना स्क्रैप रेट यानी डिफेक्टिव यूनिट्स को की परसेंटेज उसमें से माइनस कर देते हैं, जबकि थ्रूपुट यील्ड में आप डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं गिनते बल्कि डिफेक्ट्स गिनते हैं कि कितने हैं। ठीक है, और फिर उसको 100% में से माइनस करते हैं। रोल्ड थ्रूपुट यील्ड तब यूज होती है जब आपके प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेसेस हों,
हर एक की थ्रूपुट यील्ड को आप आपस में मल्टीप्लाई करके ओवरऑल प्रोसेस की कैलकुलेट करते हैं, और फिर फाइनली 7वें नंबर पर सिग्मा लेवल आप कैलकुलेट करते हैं, जो कि आप डीपीएमओ के साथ या यील्ड के साथ देख सकते हैं कि हमारा सिग्मा लेवल क्या है। ठीक है, और उसको आप बने बनाए टेबल भी मिलते हैं, उससे भी देख सकते हैं, और आप एग्जैक्ट सिग्मा लेवल आप जो एक्सेल के में एक फॉर्मूले के ज़रिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं प्रोसेस की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रोसेस की परफॉर्मेंस की एक और देखेंगे जिसको हम प्रोसेस कैपेबिलिटी कहते हैं।